हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रकृति कपूर और आज हम बेहाइव की इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस पोएम के बारे में जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर जाननी है वो ये है कि इस पोएम को लिखा किसने था। तो वो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये जो पोएम है ये एक बहुत अच्छी पोएम है क्योंकि हमारी लाइफ से रिलेट करती है। अगर हम इस पोएम की बात करें तो इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है रोड, इस रोड का मतलब ही है हमारी लाइफ से रिलेट करना। तो ये हमारी लाइफ को एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है या एज ए सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। और टेकन नॉट टेकन की बात हो रही है तो नॉट टेकन जो है सिंबल हमें इस बात का शो कर रहा है कि वो रास्ता जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चुनते। तो जब हम इस पर्टिकुलर पोएम को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमारे सामने दो रास्ते आते हैं जिसमें से आपको दो चॉइसेस में से आपको एक वाला चुनना पड़ता है। दो में से कोई एक ही चुनोगे आप क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही इंसान हो तो आपको एक चीज़ चुननी पड़ती है। जिस चीज़ को आप नहीं चुनते, जिस रास्ते को आपने चुना वो तो आपके साथ है, लेकिन जिस चीज़ को आपने छोड़ा, जिस रास्ते को आपने अवॉइड कर दिया और नहीं चुना, वो रास्ता आपको लाइफ में आगे चलकर क्या महसूस कराता है, क्या आप उसको लेकर रिग्रेट करते हो या खुश होते हो। और जिस रास्ते को आपने चुना था वो रास्ता आपके फ्यूचर में जाकर कैसा आपकी लाइफ को बना देता है, इससे रिलेटेड ये पूरी की पूरी पोएम है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं द वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो जो हम चॉइस करते हैं ना, अपने एक चीज़ चुनते हैं लाइफ में, उसी से रिलेटेड ये पोएम है। एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और वही चुनाव जो हमने अपनी ज़िंदगी में किया है वही हमें एक बेहतर या एक बेकार इंसान में परिवर्तित कर देता है। यानी कि वो हमारी ज़िंदगी को शेप करता है। एक व्यक्ति अगर एक अच्छा रास्ता चुनता है तो वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनता है, और वही अगर कोई बुरा रास्ता चुन लेता है तो फिर वो अकेला पड़ जाता है और कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता। तो ये ज़िंदगी का वो दौर होता है ना जब हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है कि उसे एक चीज़ चुननी पड़ती है, और ये डिपेंड करता है जो भी चीज़ आपने चुनी है वो आपके फ्यूचर को शेप करती है, फ्यूचर को बनाती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। तो हम इनकी पोएम पढ़ रहे हैं। ये एक अमेरिकन पोएट हैं हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली। तो जो हैं बहुत आसान चीज़ें लिखते हैं, सिंपल चीज़ें लिखते हैं, लेकिन उसमें बहुत गहराई होती है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। तो हम लोग लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को यहाँ पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ को देखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है। द रोड डाइवर्स्ड। तो डाइवर्स्ड क्या होता है? तो डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेटेड। तो डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेटेड, यानी कि किसी चीज़ को अलग करना, या आप उसको फॉर्क भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो द रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। अब इसे येलो वुड को हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो पहली चीज़ यहाँ वुड का मतलब तो फॉरेस्ट है। वुड का मतलब क्या है? फॉरेस्ट है। और येलो वुड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब किसी जंगल में बहुत सारी लीव्स आपको येलो नज़र आती हों, इसका मतलब पत्तियां गिर गई हैं और पुरानी हो गई हैं। यानी कि फ्रेश लीव्स हमेशा ग्रीन होंगी लेकिन येलो लीव्स हमेशा पुरानी होंगी। तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कहते हैं कि ज़िंदगी में दो रोड्स आई जो दो रास्तों की तरफ शो करती थी। अब येलो वुड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई लोग उससे गुजर के जा चुके हैं उस रास्ते से, और वो अब बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, और इस ऑथर से बड़े हैं तो समझदार हैं। देखो, मैं आपको इसको और आसान शब्दों में अगर बताऊं तो मैं कह सकती हूँ जैसे हम लोग जब छोटे थे, है ना, जब मैं छोटी थी तो मेरे सामने एक ऑप्शन आया था कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, हमें कौन सी स्ट्रीम चुननी है। साइंस की स्ट्रीम चुनना चाहते हैं हम, या हम चाहते हैं कि हम कॉमर्स साइड रहे। हमने उस रास्ते को चुना और हम आगे बढ़ गए। तो हम बड़े हो गए और हम उस रास्ते से बाहर चले गए। हो सकता है हमें अपने फ़ैसले पर गर्व हो, और ये भी हो सकता है कि हमें अपने फ़ैसले पर अफसोस हो। जो कुछ भी जो कुछ भी होगा वो मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, राइट। लेकिन आगे चलकर अब जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके सामने भी यही दो रास्ते आ रहे हैं, या तो उन्हें कॉमर्स चुनना है या उन्हें साइंस साइड चुनना है। तो वो
उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ बड़े लोग गुजर चुके हैं जिस रास्ते से, है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो जो रास्ते हैं, दो रास्ते, उस रास्ते में एक डाइवर्जन है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है येलो वुड्स हैं, यानी कि वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने उस रास्ते को पार किया है। अब ऑथर की बारी है, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो ऑथर कहते हैं क्योंकि मैं एक इंसान हूँ तो मैं दोनों रास्ते तो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो एक व्यक्ति को एक ही रास्ता चुनना पड़ता है, वो दोनों रास्ते नहीं चुन सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो वो क्या कहता है, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं एक पथ पे चलने वाला एक राही हूँ, तो ये जो ऑथर है ये खड़ा रहा बहुत देर तक। इसके सामने दो रास्ते थे, एक ये था और एक ये था। अब ये यहीं पर खड़ा रहा और सोचता रहा कि मुझे क्या करना है। जब हमारे सामने चॉइसेस आती हैं तो हम भी बहुत देर खड़े होकर सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और वो दोनों रास्तों में से एक एक करके उन रास्तों को देखने लगा, उतनी दूर तक जितनी दूर तक वो देख सकता था, जितना पॉसिबल था वो उसे देखने की कोशिश कर रहा था। यानी रियल लाइफ में कहें तो हम कह सकते हैं हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक तो होगा, हम डिसीज़न जो ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो हम जितना पॉसिबल होता है उतनी दूर तक एक अपने नज़र को चाहते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस से किसी न किसी तरह से हम उसे जान लें। तो ये भी वही करते रहे। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब इसके बाद वो ये सोच रहा है कि कहाँ पर जाकर ये जो रास्ता है ये बहुत घना हो जाएगा। अंडरग्रोथ का मतलब क्या होता है? अंडरग्रोथ का मतलब है यहाँ पर कि डेंस, या फिर कह सकते हैं डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों, ऐसा जंगल बन जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं डेंस फॉरेस्ट। तो क्या कह रहे हैं ऑथर? ऑथर कह रहे हैं कि कहाँ जाकर ये एक ऐसी जगह में बदल जाएगा जहाँ पर एक बहुत घना जंगल होगा। यानी जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम डरते हैं कि हमारा हमारा जो रास्ता है वो इजी होगा या फिर ये बहुत घना, बहुत ख़तरनाक, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का अनुमान यहाँ पर ऑथर लगाते रहे, खड़े होकर वहाँ पर सोचते रहे कि कौन से रास्ते को चुना जाए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। यस, दिस इज़ द सेकेंड स्टैंजा। Then I took the other, just as fair and having perhaps the better claim. तो ऑथर ने, अब दो रास्ते थे उनके सामने, वो यहाँ पर खड़े हुए थे और उनके सामने दो रास्ते यहाँ पर खुले हुए थे। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया, चलो हम एक रास्ते को चुन लेते हैं। अब यहाँ पर जो फेयर है, फेयर का मतलब क्या है? मतलब जस्ट एज फेयर, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फेयर मतलब होता है इक्वल, कहते हैं ना इक्वल एंड फेयर। फेयर का मतलब यहाँ पर क्या है? इक्वल, यानी दोनों ही रास्ते इक्वली अच्छे लग रहे थे, सही लग रहे थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो रास्ता इन्होंने चुना उनको लगता है, क्लेम का मतलब यहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन, ठीक है। तो ऑथर को लगा कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो एक बेटर क्लेम है या बेटर ऑप्शन है, इसलिए उन्होंने उस रास्ते को चुन लिया। अब क्यों चुना है वो ये भी बता रहे हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। उन्होंने जिस रास्ते को चुना वो इसलिए चुना क्योंकि वो ग्रासी था, और ग्रासी मतलब कि उसमें बहुत सारी घास थी, और इसका मतलब वो जो रास्ता था कहीं ना कहीं वॉन्टेड वेयर था। वॉन्टेड वेयर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा घास होने के कारण इस बात को प्रूफ करता था कि उस रास्ते पर वांटेड वेयर, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग चले नहीं हैं। यानी वांटेड वेयर का मतलब यहाँ पर है अनयूज्ड, अनयूज्ड, यानी इस रास्ते को बहुत कम ही लोगों ने यूज़ किया है, इसलिए इस रास्ते पर घास बहुत है। अगर आप गौर करना तो आप देखना कि जिस रास्ते पे लोग चलते हैं उस रास्ते पर से घास हट जाती है और वो खाली ज़मीन बचती है। तो वो जिस रास्ते पर गए उस रास्ते पर घास बहुत थी, इसका मतलब उनको लगता था ये एक यूनिक रास्ता है, इस पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये भी समझ में आता है कि ऑथर बड़े एडवेंचरस टाइप के लोग थे, व्यक्ति में से एक थे जो कुछ हटके काम करना चाहते थे। ये वही काम नहीं करना चाहते थे जो सारी दुनिया करती है, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। पर जब वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो रास्ता भी आगे चलकर वैसा ही था और उसमें भी घास कम थी। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था दूर से कि लोग इस पर चले नहीं हैं, पर असल में लोग इस पर भी चले थे और वो रास्ता भी बिल्कुल वैसा ही था। तो ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हम कभी कभी कोई रास्ता चुनते हैं, हमें लगता है कि हम ही पहले हैं जो उस रास्ते पे जा रहे हैं, पर पता चलता है कि अरे यहाँ तो बहुत रेस है, यहाँ तो बहुत कॉम्पिटिशन है, यहाँ तो बहुत लोग हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो ऑथर कहते हैं कि जिस दिन मैं सुबह देख रहा था इस रास्ते को, तो ये दोनों ही रास्ते इतने सही दिख रहे थे, इक्वली। इक्वली ले का मतलब कि बहुत इक्वल और बहुत एक जैसे लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि इस पे पड़ी हुई पत्तियों पे किसी ने भी पैर नहीं रखे हैं। ट्रॉडन का मतलब कुचल देना या पैर से दबा देना, या आप इंग्लिश में कह सकते हो तो आप कह सकते हो वॉक्ड ओवर। तो देख के ऐसा लग रहा था कि इस पर कोई चला नहीं है, रास्ते पे जो पत्तियां हैं वो एकदम फ्रेश हैं और किसी ने उसको अपने पैर से कुचला नहीं है। तो वो दोनों ही रास्ते इक्वली दिख रहे थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब देखो, रास्ता तो उन्होंने एक चुन लिया है और मन ही मन वो ये सोच रहे हैं कि दूसरे वाले रास्ते पे फिर कभी चलेंगे। जैसे आपके लाइफ में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें आती होंगी कि आप दो में से एक चीज़ तो चुन लेते हैं, लेकिन आप सोचते हैं चलो दूसरे वाले को फिर कभी ट्राई करेंगे, ठीक है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो होता क्या है कि जब हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी कंडीशंस, चॉइसेस आती हैं, रास्ते आते हैं, तो हम दो में से किसी एक को चुन लेते हैं, है ना। और मन ही मन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आने वाली लाइफ में कभी दूसरे रास्ते को भी ट्राई करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे हम एक रास्ते से चले थे, हमारे सामने दो ऑप्शन आए थे, हमने इसको चुना, यहाँ से फिर दो ऑप्शन आते हैं, हम इसको चुनते हैं, फिर यहाँ से दो ऑप्शन आते हैं, फिर इस तरीके से करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम कभी पलट के वापस नहीं आ पाते। तो जो भी चॉइस आपको करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है, बहुत वाइजली करनी है और बहुत समझदारी से करनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा गलत डिसीजन लिया तो लाइफ टाइम उसका रिग्रेट करना पड़ता है। तो ऑथर यही कहते हैं कि उनके भी दिमाग में एक ख्याल था, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। उनके दिमाग में ख्याल था कि दूसरे रास्ते पर मैं किसी और दिन चला जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और कहीं ना कहीं ऑथर ये बात जानते थे कि ये रास्ते आगे ही बढ़ते जाते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उनको कहीं ना कहीं डाउट भी था कि वो कभी भी वापस लौट के नहीं आ पाएंगे। तो जो रास्ता उन्होंने चुन लिया है वही उनके लिए एक परमानेंट रास्ता है। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब साय का मतलब यहाँ पर क्या है, डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना, है ना। तो डीप ब्रेथ को हम यहाँ पर कह सकते हैं साय। तो वो क्या करते हैं ऑथर, अब अपनी एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। जैसे ज़िंदगी में कभी कभी हमने कोई डिसीज़न लिया होता है तो आगे चलकर हम उसको लेकर खुश होते हैं या दुखी होते हैं। तो ऑथर भी क्या कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। मैं इस बात को किसी को बता रहा हूँगा गहरी सांस लेकर। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कभी काफ़ी समय के बाद मैं किसी को ये बात बता रहा हूँगा इन फ्यूचर। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि मेरे सामने एक बार इस तरीके की सिचुएशन आई थी कि मेरे सामने दो रास्ते खुले थे, दो रोड थे, दो रास्ते थे, और डाइवर्स थे यानी कि डिवाइडेड थे, और वो जंगल की ओर जाते थे। एंड आई का मतलब यहाँ पर क्या है कि और ऑथर ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक रास्ता चुना था, है ना। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और वो रास्ता कौन सा था, ऐसा रास्ता था जिस पे लोग कम चले हों, कम लोगों के द्वारा चले गए रास्ते को उन्होंने चुना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, जिसकी वजह से सारी की सारी डिफरेंसेस बनी हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सारी की सारी डिफरेंसेस बनी हुई है। यानी कि आज मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी हूँ ये उसी रास्ते के कारण हूँ जिस रास्ते को मैंने उस समय चुना था, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जब हम कोई रास्ता चुनते हैं तो बाद में हम कभी किसी से कहते हैं कि हमारी लाइफ में एक ऐसा दौर आया था, हमें दो में से एक चॉइस करनी थी और हमने एक रास्ते को चुना था, तो फिर हमने ये रास्ता चुना और आज हम उसी के कारण ये हैं। तुम जो कुछ भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उस एक डिसीज़न पर सब कुछ बेस्ड होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिटरेरी डिवाइसेस को पढ़ेंगे जिसे हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस को। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पोएम को ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हो अलंकार तरीके से होते हैं, इंग्लिश के अलंकार। तो पोएम को राइमिंग बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही पोएटिक डिवाइस कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ कि इस पूरी की पूरी पोएम में सिंबलिज्म का यूज़ हुआ है।
अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम सिंबलिज्म क्या होता है, तो सिंबलिज्म वर्ड आया है सिंबल से, सिंबल, सिंबलिज्म, है ना। तो सिंबलिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सिंबल, किसी सिंबल को शो करना। अब यहाँ पर पूरी पोएम में सिंबल किया गया है रोड नॉट टेकन में मैन की लाइफ से रिलेट किया गया है। तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी से रिलेशन है पूरी की पूरी इस पोएम का, तो इसीलिए यहाँ पर सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी चीज़, इसमें एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है जिसका नाम है एनाफोरा। एनाफोरा। आप पूछेंगे कि मैम एनाफोरा क्या होता है, तो मैं बताऊंगी कि किसी एक वर्ड का सेंटेंस की शुरुआत में बार बार रिपीट होना एनाफोरा कहलाता है ना। यहाँ पर पी लिखा हुआ है। तो किसी भी एक वर्ड का सेंटेंस की शुरुआत में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में बार बार से रिपीट होना क्या कहलाता है, रेपिटेशन क्या कहलाता है, एनाफोरा कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंड ये कंटिन्यूसली 3 लाइन की स्टार्टिंग में आया, इसलिए ये क्या हो गया, ये एनाफोरा हो गया, राइट। अगला जो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है राइमिंग स्कीम। आप पूछोगे कि राइमिंग स्कीम क्या होती है, तो मैं बताऊंगी कि किसी भी पोएम को राइमिंग बनाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक जैसा साउंड करे, है ना, तो राइम्स के लिए, राइमिंग फॉर्म में इसको लाने के लिए भी कुछ यूज़ किया जाता है। तो इसमें राइमिंग स्कीम कैसी है, तो ये राइमिंग स्कीम इसमें जो यूज़ हुई है वो है ए बी ए बी। अब आप पूछोगे क्या होता है, तो मैं बताऊंगी कि सेंटेंस की एंड को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वुड, तो अभी तो हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो हम यहाँ वुड को ए नाम दे देंगे, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, बोथ को हमने बी नाम दे दिया। अगला लिखा है स्टूड। अब ये स्टूड किससे मैच कर रहा है, वुड से। वुड और स्टूड सेम है ना, तो जो नाम हमने इसको दिया था वही हम इसको भी दे देंगे ए, ठीक है। स्टूड के बाद आता है कुड, तो वुड, स्टूड और कुड ये तीनों सेम है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, ए। और यहाँ पर अंडर ग्रोथ और बोथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका नाम दिया है ए बी बी, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करेंगे। यहाँ पर जिस पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन। अब आप पूछोगे कि एलिट्रेशन क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी कॉन्सोनेंट समझते हो आप, एक तो होता है वावल AEIOU और एक होता है कॉन्सोनेंट जो AEIOU के अलावा होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड को जब बार बार रिपीट किया जाता है उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सुन सकते हो वांटेड वेयर, ठीक है, वांटेड वेयर। अब ये जो वांटेड वेयर है और इसके अलावा दैट और दैट द देयर, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वांटेड वेयर में व साउंड का रिपीटेशन हो रहा है और यहाँ पर द साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो इससे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। सॉरी, आगे देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में। राइमिंग स्कीम सब में सेम है, पूरी पोएम में वही है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है इस थर्ड पैराग्राफ में, इसमें एक वर्ड दिख रहा है हमें फर्स्ट और फोर। यहाँ पर फ वर्ड का रिपीटेशन है, यानी कि यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी सेम राइमिंग स्कीम है और यहाँ पर एजेस एंड एजेस रिपीट हुआ है, तो इसे यहाँ पर रेपिटेशन कहते हैं, रेपिटेशन। तो ये हमारी पोएटिक डिवाइसेस हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।